स्वागत है। आज हमारे पास है बर्कशायर हैथवे के 1982 से 1985 तक के कुछ वार्षिक शेयरधारक पत्र। अब ये कोई आम कॉर्पोरेट रिपोर्ट नहीं है जिन्हें पढ़कर नींद आ जाए। हाँ, बिल्कुल नहीं। इन्हें तो व्यापार और निवेश की दुनिया में एक तरह की गीता माना जाता है। बिल्कुल। ये पत्र सिर्फ आंकड़े नहीं बताते, बल्कि एक सोच, एक पूरा का पूरा दर्शन सामने रखते हैं। और आज हम इन्हीं दस्तावेजों की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, हमारा मकसद साफ है, इन पुराने पन्नों से वो बेशकीमती सबक निकालना जो आज भी उतने ही सच है। हम देखेंगे कि एक कंपनी जब बहुत बड़ी हो जाती है तो अपनी सफलता और अपनी ही आकार की चुनौतियों से कैसे निपटती है। सही बात है। हम सच्ची कमाई का मतलब समझेंगे, एक बेहतरीन व्यवसाय की पहचान करना सीखेंगे और शायद सबसे जरूरी बात, अपनी गलतियों और असफलताओं को स्वीकार करके उनसे कैसे सीखा जाता है ये जानेंगे। ये एक सफर है ये देखने का कि एक महान निवेशक और व्यवसायी का दिमाग कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं 1982 से। एक ऐसा साल जो कह सकते हैं उम्मीद के मुताबिक शुरू नहीं हुआ था। हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। 1982 का पत्र किसी बड़ी जीत के ऐलान से नहीं, बल्कि गिरते हुए प्रदर्शन को स्वीकार करने से शुरू होता है। और फिर वो एक ऐसा कदम उठाते हैं जो किसी भी सीईओ के लिए सोचना भी मुश्किल होगा। वो अपनी सफलता मापने का पैमाना ही बदल देते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे क्रिकेट मैच में रन कम बन रहे हों तो आप कहें चलो अब से हम विकेट को ज्यादा महत्व देंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये सिर्फ गोल पोस्ट बदलना नहीं था। ये खेल को देखने का एक ज्यादा ईमानदार और कह सकते हैं ज्यादा सही नजरिया अपनाने जैसा था। अच्छा। हाँ, यहीं पर वो अकाउंटिंग अर्निंग्स यानी किताबी मुनाफा। हाँ, किताबी मुनाफा और इकोनॉमिक अर्निंग्स मतलब असली आर्थिक कमाई, इसके बीच का फर्क समझाते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपनी के मुनाफे के जो आंकड़े हमें दिखाए जाते हैं वो पूरी तरह से धोखा हो सकते हैं। बहुत बड़ा धोखा। ये निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वो गाइको का उदाहरण देते हैं जो उनकी एक बीमा कंपनी है। वो कहते हैं कि अगर गाइको अपनी कमाई रोककर बिजनेस में वापस लगाने के बजाय हमें ज्यादा डिविडेंड दे तो बर्कशायर का रिपोर्ट किया गया किताबी मुनाफा बढ़ जाएगा। अच्छा। कागज पर हम ज्यादा अमीर दिखेंगे लेकिन असल में हमारा कारोबार कमजोर हो रहा होगा, क्योंकि गाइको अपनी तरक्की के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं कर पा रही। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि रिपोर्ट किए गए आंकड़े कितने भ्रामक हो सकते हैं। सच्ची कमाई वो है जो एक व्यवसाय अपने पास रखकर और ज्यादा मूल्य पैदा कर सकता है। वाह। और इसी पत्र में वो उन बड़े बड़े कॉर्पोरेट सौदों की भी आलोचना करते हैं जो सिर्फ सीईओ के अहंकार या मैनेजरियल एड्रेनलिन की वजह से होते हैं। हाँ। मुझे वो पास्कल का उदाहरण बहुत पसंद आया। इंसानों के सारे दुर्भाग्य का एक ही कारण है कि वे एक कमरे में चुपचाप नहीं बैठ सकते। आज के जमाने में ये बात कितनी सटीक बैठती है। और ये बात वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं कहते, खुद पर भी लागू करते हैं। पत्र में वो बताते हैं कि 1982 में एक बहुत बड़ा सौदा लगभग हो ही गया था। अच्छा। लेकिन आखिरी समय में किसी वजह से रुक गया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उस सौदे का ना होना ही उस साल की उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अरे वाह। क्योंकि वो सौदा उनकी बहुत ज्यादा ऊर्जा और समय ले लेता। नतीजा क्या निकलता कहना मुश्किल था। कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। इसी सोच ने शायद 1983 के पत्र की नींव रखी जिसमें उन्होंने अपने व्यापार के 13 मूलभूत सिद्धांत बताए। ये तो एक तरह से बर्कशायर का संविधान है ना? बिल्कुल। ये सिद्धांत आज भी कंपनी की हर रिपोर्ट में छापे जाते हैं। कुछ सबसे अहम बातें हैं। हम अपने शेयर धारकों को अजनबी नहीं बल्कि मालिक भागीदार समझते हैं, पार्टनर की तरह। हाँ, पार्टनर। हम अपनी तरक्की को कंपनी के प्रति शेयर आंतरिक मूल्य से मापते हैं, न कि शेयर की कीमत से। और अब फैसले लेते समय ये नहीं सोचते कि इससे किताबी मुनाफे पे क्या असर पड़ेगा। और इसी पत्र में हमें एक ऐसी कहानी मिलती है जो इन सब सिद्धांतों को असल जिंदगी में दिखाती है। नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट और उसकी संस्थापक रोज ब्लमकिन, मिसेस बी। हाँ, मिसेस बी की कहानी। ये तो अविश्वसनीय है। एक महिला जो पढ़ लिख नहीं सकती थी, उसने सिर्फ $500 से एक ऐसा कारोबार खड़ा कर दिया जो अमेरिका में सबसे बड़ा बन गया। उनकी कहानी कमाल की है। जब बिजनेस शुरू करने के बाद उनके पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने अपने लेनदारों को समय पे भुगतान करने के लिए अपने घर का फर्नीचर तक बेच दिया। क्या बात है, ये होता है समर्पण। हाँ। और उनकी बेचने की कला। एक बार किसी प्रतियोगी ने उन पर मुकदमा कर दिया। कहते हैं कि सुनवाई के दौरान उन्होंने उस जज को ही $1400 का कालीन बेच दिया। हाँ, बिल्कुल। ये तो कमाल ही है। ऐसी हिम्मत और बेचने की कला
आज के स्टार्टअप फाउंडर्स में कहाँ देखने को मिलती है? पत्र में लिखा है, मैं मिसेस बी और उनके बच्चों से मुकाबला करने के बजाय खूंखार भालुओं से लड़ना पसंद करूंगा। हाँ। ये उस तरह का बिजनेस है जिसके साथ आप प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते, बल्कि जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं। और ये कहानी हमें सीधे एक और बड़े आइडिया पर ले जाती है, गुडविल। मुझे हमेशा लगता था कि गुडविल बैलेंस शीट पर लिखी एक उबाऊ सी चीज है। लेकिन यहाँ उसे एक बिल्कुल नए तरीके से समझाया गया। 1983 के पत्र में वो अकाउंटिंग गुडविल और इकोनॉमिक गुडविल में जमीन आसमान का फर्क बताते हैं। अच्छा, क्या फर्क है? अकाउंटिंग गुडविल तो वही उबाऊ चीज है। जब आप एक कंपनी को उसकी संपत्ति से ज्यादा कीमत पर खरीदते हैं तो बची हुई रकम आपकी बैलेंस शीट पर गुडविल बन जाती है। ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक गुडविल एक असली जीती जागती संपत्ति है। ये किसी ब्रांड की ताकत है, ग्राहकों का भरोसा है, वो चीज जो ग्राहकों को बार बार आपके पास खींच कर लाती है, के साथ शानदार मुनाफा कमाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को उस ब्रांड पर भरोसा है। बिल्कुल, वो उसके नाम के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। यह है इकोनॉमिक गुडविल। और मुद्रास्फीति के दौर में ये एक ऐसा तोहफा है जो आपको बार बार मिलता रहता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक भारी भरकम स्टील प्लांट को तो सिर्फ अपनी जगह पर बने रहने के लिए अपना सारा मुनाफा नई मशीनों में लगाना पड़ता है। लेकिन सीज कैंडीज जैसे बिजनेस को बढ़ने के लिए बहुत कम अतिरिक्त कैपिटल की जरूरत होती है। मिसेस बी की कहानी और इकोनॉमिक गुडविल का ये आइडिया एक बेहतरीन व्यवसाय की यही पहचान है। लेकिन 1984 के पत्र में वो हमें दिखाते हैं कि जब चीजें इतनी अच्छी न हो तब एक अच्छा प्रबंधन क्या करता है। हाँ, उस पत्र का लहजा थोड़ा गंभीर है। वो साफ कहते हैं कि बर्कशायर का आकार इतना बड़ा हो गया है कि अब पहले जैसे असाधारण रिटर्न कमाना बहुत मुश्किल होगा। ये कड़वी सच्चाई है जिसे बहुत कम लीडर स्वीकार करते हैं। सही बात है। और इसी ईमानदारी के साथ वो स्टॉक पुनर्खरीद मतलब स्टॉक रीपर्चेसेस जैसे विषय पर बात करते हैं। हाँ। लेकिन क्या कंपनियां सिर्फ अपने स्टॉक की कीमत बढ़ाने के लिए शेयर वापस नहीं खरीदती? ये थोड़ा हेरफेर जैसा नहीं लगता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और पत्र इसी का जवाब देता है। वो मूल्य बढ़ाने वाले पुनर्खरीद और ग्रीन मेल के बीच साफ लकीर खींचते हैं। ग्रीन मेल? हाँ, ग्रीन मेल को वो घृणित और प्रतिकारक कहते हैं। ये वो होता है जब कंपनी किसी हमलावर निवेशक से बचने के लिए ऊंची कीमत पर अपने शेयर वापस खरीदती है। अच्छा। लेकिन जब कोई कंपनी अपने शेयर उसकी असली कीमत मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम दाम पर वापस खरीदती है तो ये बचे हुए शेयर धारकों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कैसे? गणित बहुत सरल है। ये अक्सर $1 खर्च करके $2 का मूल्य पाने जैसा होता है। समझ गए। और ये प्रबंधन के इरादों का भी एक लिटमस टेस्ट है। बिल्कुल। और यहीं से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इसी पत्र में वो बीमा के कारोबार में अपनी गलतियों को अविश्वसनीय ईमानदारी के साथ स्वीकार करते हैं। हाँ। वो तो एक पूरे टेबल छापते हैं। हाँ, जिसमें दिखाया गया है कि पिछले सालों में उन्होंने जो मुनाफा रिपोर्ट किया था वो असल में कितना कम था। ये तो मैंने किसी भी कॉर्पोरेट रिपोर्ट में नहीं देखा। वो साफ साफ कह रहे हैं, देखिए हमने पिछले साल जो बताया था हम गलत थे और इतने से गलत थे। आजकल की कंपनियों से तो ऐसी पारदर्शिता की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और इसी बात को समझाने के लिए वो एक बेहतरीन कहानी सुनाते हैं, किराए के सूट की। हाँ, वो कहानी कुछ यूं है कि एक आदमी के पिता की मौत हो जाती है। अंतिम संस्कार के बिल के बाद भी उसे हर महीने $15 का एक और बिल आता रहता है। परेशान होकर जब वो अपनी बहन से पूछता है तो वो कहती है, ओह वो बिल, हमने पिताजी को किराए के सूट में दफनाया था। क्या बात है। ये कहानी बीमा उद्योग की छिपी हुई देनदारियों का मतलब एकदम सटीक वर्णन करती है। आपको लगता है कि एक दावा बंद हो गया है, लेकिन उसकी लागतें सालों तक आती रहती हैं, ठीक उस किराए के सूट की तरह। ये दिखाता है कि बीमा का कारोबार कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और इसी पत्र में हमें एक और अनोखा विचार मिलता है, बॉन्ड एज अ बिजनेस। मतलब बॉन्ड को एक पूरे व्यवसाय की तरह देखना, ये तो बिल्कुल ही अलग सोच है। हाँ, उस समय WPPS नाम के कुछ सरकारी बॉन्ड थे जो मुश्किल में थे और बहुत सस्ते मिल रहे थे। अच्छा। उन पर 16.3% की करमुक्त आय हो रही थी। पत्र में सवाल पूछा गया है कि आप कोई ऐसा ऑपरेटिंग बिजनेस खरीद सकते हैं जो आपको बिना किसी कर्ज के टैक्स के बाद इतनी ज्यादा कमाई दे? नहीं, मुश्किल है। जवाब है लगभग कोई नहीं। तो वो उन बॉन्ड्स को सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक ऐसे बिजनेस के रूप में देख रहे थे जिसकी कमाई की शक्ति असाधारण थी। हाँ, कुछ जोखिम जरूर था। ये इन्वेस्टमेंट को देखने का एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण था। तो 1984 का पत्र ईमानदारी और मुश्किल समय में सही फैसले लेने के बारे में था। और ये ईमानदारी सिर्फ गलतियों को मानने तक ही सीमित नहीं है, नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी असफलताओं से सीखने में भी दिखती है।
जैसा कि हमें 1985 के पत्र में देखने को मिलता है। बिल्कुल, 1985 का साल बर्कशायर के लिए नतीजों के लिहाज से शानदार था। उसे पत्र में हेली के धूमकेतु जैसा बताया गया है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा सबक एक बहुत बड़ी असफलता से मिला, अपने मूल टेक्सटाइल व्यवसाय को पूरी तरह से बंद करने का फैसला। किसी भी वार्षिक रिपोर्ट में असफलता का इतना विस्तृत और ईमानदार अन्य विश्लेषण पढ़ना, ये अपने आप में एक असाधारण बात है। पर सवाल ये है कि उन्होंने उस कारोबार को इतने सालों तक चलाया ही क्यों, अगर वो इतना खराब था? यही तो वो सबसे बड़ा सबक बताते हैं। वो समझाते हैं कि कैसे खराब बिजनेस में भारी कैपिटल लगाना तर्कहीन हो सकता है, भले ही हर एक निवेश का फैसला अपनी जगह पर तर्कसंगत लगे। ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए आपकी प्रतियोगी भी लागत कम करने के लिए वही नई मशीनें खरीद रहे हैं जो आप खरीद रहे हैं, तो उस बचत का फायदा आखिरकार ग्राहकों को मिलता है, मालिकों को नहीं। सारे खिलाड़ी खेल में ज्यादा पैसा लगाते रहते हैं, लेकिन किसी को भी बेहतर रिटर्न नहीं मिलता। और यहीं पे वो लीक हो रही नाव वाली बात कहते हैं। हाँ, लीकिंग बोट का रूपक। कहने का मतलब है, अगर आपकी नाव में छेद है तो छेद भरने में वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि आप नाव ही बदल लें। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सबक है। बिल्कुल। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब उन्होंने टेक्सटाइल मशीनरी की नीलामी की। जो मशीनें लाखों डॉलर में खरीदी गई थी, वे कबाड़ के भाव बिकी। इससे ये साबित हो गया कि कागज पर दिखने वाली मूर्त संपत्ति का मूल्य अक्सर इकोनॉमिक गुडविल की तुलना में बहुत कम होता है। सीज कैंडीज का ब्रांड उन पुरानी मशीनों से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। और इसी पत्र में वो एक और ऐसे विषय पर बात करते हैं जो आज भी बहुत प्रासंगिक है, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, खास तौर पर स्टॉक ऑप्शंस। हाँ, और उनकी आलोचना बहुत तीखी और तर्कपूर्ण है। वो कहते हैं कि ज्यादातर कंपनियों में इस्तेमाल होने वाले फिक्स्ड प्राइस स्टॉक ऑप्शन एक तरह का धोखा है। धोखा? हाँ, वे अक्सर प्रबंधकों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ कंपनी की कमाई को रोक कर रखने, मतलब रिटेन अर्निंग्स के लिए पुरस्कृत करते हैं, और वो तो मालिकों का पैसा है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसे जरा और आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए एक कंपनी हर साल अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेती है और उसे कहीं निवेश नहीं करती, बस बैंक में जमा करती रहती है। ठीक है। 10 साल बाद कंपनी का मूल्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा कैश जमा हो गया है ना? हाँ, अगर सीईओ के पास एक फिक्स्ड प्राइस पर स्टॉक ऑप्शन है, तो उसे इस बढ़े हुए मूल्य का फायदा मिलेगा, भले ही उसने उस कैपिटल का कोई कुशल उपयोग ना किया हो। अच्छा, मतलब उसे सिर्फ पैसे को जमा करने के लिए इनाम मिल रहा है, उस पैसे से कोई असाधारण मूल्य बनाने के लिए नहीं। बिल्कुल। पत्र में इसे एक न्यासी के प्रबंधन वाले बचत खाते के उदाहरण से समझाया गया है। अगर न्यासी बस ब्याज को फिर से निवेश करता रहे तो खाते का मूल्य तो बढ़ेगा ही, इसमें न्यासी का कोई कमाल नहीं है। समझ गए। और इसके बजाय वो बर्कशायर की वैकल्पिक प्रणाली का वर्णन करते हैं। वहां प्रबंधकों को उनके अपने विभाग के प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन बोनस दिया जाता है, न कि बर्कशायर की शेयर की कीमत के आधार पर। अगर सीज कैंडीज का मैनेजर बेहतरीन काम करता है तो उसे एक बड़ा बोनस मिलना चाहिए, चाहे वो साल बर्कशायर का स्टॉक ऊपर जाए या नीचे। प्रदर्शन को बिजनेस की असल आर्थिक स्थिति से जोड़ा जाता है, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं। ये मालिकों और प्रबंधकों के हितों को सही मायने में एक सीध में लाता है। सही मायने में। तो इन 4 सालों के पत्रों की इस पड़ताल से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि किताबी मुनाफे के पार देखकर व्यवसाय के असली आंतरिक मूल्य पर ध्यान देना कितना जरूरी है। हमने एक तर्कसंगत प्रबंधन के महत्व को समझा, जो अहंकार से नहीं बल्कि ईमानदारी और तर्क से फैसले लेता है। और हमने सफलताओं और शायद उससे भी ज्यादा असफलताओं से ज्ञान प्राप्त करना सीखा। ये सब एक ही बड़े विचार पर आके टिकता है, सिर्फ एक स्टॉक चुनने वाले की तरह नहीं, बल्कि एक बिजनेस के मालिक की तरह सोचना। मालिक की तरह सोचना। हाँ, ये पत्र मालिक की तरह सोचने की एक पूरी मास्टर क्लास है। ये दिखाते हैं कि कैपिटल कैसे आवंटित की जाती है, लोगों को कैसे प्रेरित किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, गलतियों से लगातार कैसे सीखा जाता है और बेहतर बना जाता है। तो अंत में एक विचार, इन पत्रों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि आप किस नाव में बैठते हैं, ये इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितनी कुशलता से नाव चलाते हैं।